तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़, अवलोक कर रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। बच्चों इसमें हम 4-4 लाइनें करेंगे क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक साथ 4 करेंगे तभी हमें समझ में आए पूरे उसका पैराग्राफ का भावार्थ। तो इसमें पावस का मतलब मैंने आपको बता दिया, पावस मतलब वर्षा ऋतु। तो पर्वत प्रदेश पर वर्षा ऋतु है और इसके कारण जो नेचर है, प्रकृति है, वो बार बार बड़ी जल्दी जल्दी अपना रूप बदल रही है, या वर्षा ऋतु के कारण जो वहाँ का दृश्य है, वहाँ के जो माहौल है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। कैसे? कभी बारिश हो रही है, कभी एकदम चमकती धूप आ गई, कभी घने बादल हो गए, सारे झरने हैं, जगह जगह से पानी बह रहा है। वर्षा ऋतु में झरने भी बहुत ज़्यादा, आप कहीं पहाड़ों पे जाओ, आप गए होगे मनाली, शिमला, मसूरी, है ना, तो इन जगह पे क्या होता है, इतनी सुंदर हरियाली, और जब बारिश होती है ऐसा लगता है सारा का सारा जो एनवायरनमेंट है, वातावरण जैसे धुला धुला हो। और झरने बहुत जगह, आप ऐसी जगह जाते हो ना तो देखना कहीं ऊपर से गिर रहा है, कहीं छोटे झरने, बड़े झरने, बहुत ही मन को सुकून देने वाले जो सीन होते हैं, है ना। हमें लगता है यहाँ फोटो खिंचवा लें, वहाँ फोटो खिंचवा लें। आप लोग कहीं ना कहीं जरूर गए होंगे पहाड़ी जगह पर, है ना, पहाड़ों पर, और नहीं गए तो कभी जाए तब देखना, बहुत 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 अच्छा लगता है। तो उसी का जो वर्णन है, उसी को अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब किया है लेखक, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पर्वतों पर वर्षा ऋतु का मौसम है, जिसकी वजह से जो नेचर में है उसमें बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है, और प्रकृति जो है बार बार अपने पल पल में अपना वेश बदल रही। मेखलाकार पर्वत अपार, जो पर्वत है मेखलाकार होता है बेटा, जैसे कमर में जो बेल्ट पहनते हैं ना उसको करधनी भी बोलते हैं। ऐसा लगता है उसको जैसे पृथ्वी ने कोई करधनी पहनी हुई है। ये जो बहुत अपार या बहुत बड़ी एक पर्वत नहीं है, वहां पे पूरी की पूरी श्रृंखला है, सीरीज है, एक पर्वत, दूसरा, तीसरा, आप चारों तरफ पर्वत ही नजर आएगा। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई कमर में पेटी पहनी हुई है, कमर में कोई बेल्ट बांधी हुई है, उसकी करधनी से तुलना बताया गया है, तुलना की गई है। और ये जो पर्वत हैं, अपने पर्वतों पर बहुत सारे हजारों तरह के फूल खिले हुए हैं, और द्रग कहते हैं नयनों को, आंखों को, और सुमन माने फूल, और सहस्त्र माने हजारों। तो इसमें कहा गया है जो हजारों तरह के फूल पर्वतों पर खिल गए हैं, पहाड़ों पर हजारों फूल खिल गए हैं, तो उसको लेखक ने पर्वत की आंख कहा है। उसने पर्वत को एक, अगर उसकी सोच में, उसकी इमेजिनेशन में है कि पर्वत जैसे कोई मानव हो, तो वो उसकी आंखें हैं। तो पर्वत पे जो असंख्य फूल खिल गए हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे उसकी हजारों आंखें हों, और वो नीचे जो जल है उसके चरणों की तरफ, मतलब कि जहां से पर्वत शुरू होता है वहां पर तालाब और झील बन गई है। वर्षा ऋतु में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो बहुत बड़ी एकदम स्वच्छ और साफ जल की झील या तालाब बन गया है। तो ऐसा लग रहा है कि अपने महाआकार, मतलब अपने जो विशाल आकार है, उसको अपनी हजारों आंखें फाड़कर अपने विशाल आकार को जल में देख रहा है, ठीक है। अपने प्रतिबिंब को, अपनी इमेज को, अपनी परछाई को जल में आंख फाड़कर देख रहा है और खुश हो रहा है, अवलोकन कर रहा है, अपने निहार रहा है अपने आप को, ठीक है। नेक्स्ट लाइनें हैं, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। हमने बात की कि उसके चरणों में, वही बात हो रही है कि जहां से पर्वत शुरू होता है तलहटी में, वहां पर पानी इकट्ठा होने से बहुत बड़ी झील बन गई है। तो ऐसा लग रहा है उसके चरणों में, जैसे जो ताल है उसके चरणों में फैला हुआ है, वो कैसा लग रहा है कि एक विशाल दर्पण हो। दर्पण मतलब मिरर, उसमें इतना स्वच्छ जल है कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, इतना साफ। तो उसके पैरों में जो जल भरा हुआ है वो एक मिरर के समान लग रहा है, जैसे बहुत बड़ा दर्पण। नेक्स्ट 4 लाइनें हैं बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियां से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब इसमें क्या वर्णन किया गया है कि
जो पहाड़ों पर है झरने बहुत मिलते हैं, तो उन झरनों का वर्णन किया गया है कि झरने जब गिरते हैं बच्चों तो उनके गिरने से पानी की बहुत आवाज आती है, क्योंकि झरने ऊपर से गिरते हैं ना, पहाड़ों से गिरते हैं नीचे, तो पानी की बहुत आवाज आती है। तो उसको कहा गया है कि झरझर जो झरने गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो पहाड़ों का, पर्वतों का गुणगान कर रहे हैं, है ना, उनकी महिमा गा रहे हैं, उनकी तारीफें कर रहे हैं। और मस्त होकर ऐसा लग रहा है कि जैसे रोम रोम में एक उत्साह, जोश, उत्तेजना सी फैल रही है। जब हम ऐसे पानी गिरता हुआ देखते हैं, बिल्कुल सफेद झाग सा, और बड़ा रोमांच, बड़ा अच्छा फील होता है, उसको कहा गया है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि रोम रोम उत्साह से भर गया है, और उसे देखकर बहुत जो सुकून मिल रहा है, उसको कहा गया कि नस नस में जो रोम रोम है उसमें उत्साह और जोश फैल गया है। और जो झरने के जो बूंदे हैं मोती जैसी, तो वो ऐसी महसूस हो रही हैं, एक के बाद एक झरना जब गिर रहा है तो ऐसा लग रहा है मोती की लड़ियां हों, तो मोती के हार जैसी, मोती के लड़ियों जैसी हमें लग रही हैं जो पानी गिर रहा है। और ये जो झरने हैं, इनका जो सफेद ऊपर से गिरता है तो वो पानी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एकदम सफेद, जैसे झाग बना हुआ हो उस पे। तो वो झरझर जब झाग भरे हुए झरने गिर रहे हैं तो वो दिल को बहुत अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट 4 लाइनें पढ़ते हैं बच्चों। गिरवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब क्या कहा गया है? उर माने होता है बेटा हृदय। तो जो पर्वत हैं उनके हृदय को चीर कर पेड़ उगाए हैं, है ना। जो पर्वतों पर पेड़ होते हैं, हरियाली होती है ना, सारा जो पहाड़ है वो ढका रहता है हरियाली से, तो उस पर बहुत सारे बरसात में पेड़ उग जाते हैं जो बड़े हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि उसका हृदय चीर कर पेड़ उगाए हैं। और वो हमारी तुलना की गई है हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी आकांक्षाएं, मतलब कुछ करने की इच्छा। महत्वाकांक्षा मतलब जो हमारे एम्बिशन होते हैं ना, तो अपने जो कुछ बड़ा करने की, ऊंचा उठने की जो इच्छा है उसके समान है। और वो चिंता मग्न होकर, चिंतित होकर, और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सोचते हुए चिंता में वो आसमान को तक रहे हैं, आसमान की ओर चुपचाप देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है चिंता में आसमान को निहार रहे हैं। अब इसकी दूसरी तरह से हम ऐसे भी व्याख्या कर सकते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हमारी कुछ करने की जो इच्छा है, वो अपने लक्ष्य की ओर देख रही है, अपने गोल की ओर देख रही है। और जब हम गोल की ओर हमारी कुछ पाना चाहते हैं तो सब कुछ भूलकर, थोड़ी सी चिंता के साथ और बिल्कुल विचार मग्न होकर, फोकस होकर हमें अपने गोल पर निगाह रखनी। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। अब जो लेखक ने अब तक बता दिया कि कैसा कैसा अच्छा हो रहा है, कि झरने हैं, उससे पहले बताया पेड़ उगाए हैं, सैकड़ों फूल खिले हुए हैं, है ना, और जो बड़े बड़े पर्वत हैं उनके नीचे एकदम बड़ी बड़ी झीलें और तालाब बन गए हैं पानी की वजह से। तो इतना वर्णन करने के बाद अचानक क्या होता है कि अचानक लो उड़ गया भूधर। भूधर मतलब वही पर्वत, कि ऐसा लग रहा है कि पर्वत उड़ गया हो। कैसे? कि अचानक से क्या होता है, एकदम बादल आ जाते हैं, वहां पर पूरा वातावरण जो है बादल से ढक जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आप पहाड़ों पर जाते हो, देखना कभी कि अभी धूप खिली होगी, अचानक ही बादल आते हैं और सब कुछ जो आपको सुंदर सुंदर दूर दूर तक के दृश्य दिखाई दे रखे हैं, कि वो चोटी देखो पहाड़ की, वो वाला मंदिर देखिए, वो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, वो सड़क जा रही है सांप जैसी पतली सी, वो अचानक ही बादल आते हैं तो सारा ऐसा लगता है धुंध बादल, बिल्कुल कि कुछ भी दिखाई नहीं देता, सब जगह आकाश और जमीन एक जैसा हो जाता है। तो वही जो स्थिति है यहाँ पर बताई है कि अचानक से इतने बादल आ गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि बादल के पंख बनाकर पहाड़ कहीं उड़ गया हो, पर्वत कहीं उड़ने चला गया हो, बादलों के पंख लगाकर कहीं गुम हो गया, कहीं उड़ गया। रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। तो क्या कहा है कि ऐसा लग रहा है कि पर्वत बादलों के पंख लगाकर कहीं उड़ के चला गया है, और केवल झरनों की कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा ना बादलों की वजह से, जो अब तक वर्णन किया है अब वहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, और सिर्फ झरनों की आवाज सुनाई दे रही, क्योंकि झरनों की जो आवाज है बादलों से वो तो बंद नहीं हो सकती ना, सब झरने भी नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ
क्या रह गया है अब वातावरण में? झरनों के झरने की जो आवाज है केवल वही सुनाई दे रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे आकाश टूटकर धरती पर आ गया है, क्योंकि नीचे भी पहाड़ों पर हम जाते हैं तो बादल बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है आकाश और जमीन एक हो गई है, क्योंकि पहाड़, पेड़, सड़कें कुछ भी नहीं दिखाई देता और घाटी, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान टूटकर पृथ्वी पर गिर गया। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे बच्चों 4। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब इसमें फिर कहा गया है कि जो पेड़ हमें दिखाई दे रहे थे वो ऐसे तेज मूसलाधार बारिश को और इतना अंधकार काले काले बादलों को देखकर डर के कारण, सभय माने भय से, ऐसा लग रहा है जो शाल के जो वृक्ष थे, पेड़ थे, वो सारे के सारे पृथ्वी में धस गए हों, डर के मारे दुबक गए हों ना। और जो ताल और झीलें थी उसके ऊपर जब बादल ना बहुत तेजी से चलते हैं, जो पहाड़ी प्रदेश होता है, पहाड़ों पर बादल इतनी स्पीड से चलते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे कि झील में, तालाब में आग लगने के बाद धुआं उठ रहा हो, क्योंकि झील और तालाब दिखाई नहीं दे रहे थे, उनके ऊपर जो तेजी से बादल चल रहे थे, तो वो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि सारे झील और तालाब जल गए हों और उनके ऊपर धुआं उठ रहा है। और फिर पूरी प्रकृति देखकर क्या लग रहा है, क्या कह रहे हैं लेखक, कि ऐसा लग रहा है कि बादलों के यान पर, है ना, बादलों के यान पर बादलों को अपना सवारी बनाकर इंद्र देवता जो हैं, इंद्र देवता किसके देवता हैं बताओ? पता होगा आपको, बारिश के, वर्षा के देवता किसको मानते हैं? इंद्रदेव को। तो ऐसा लग रहा है कि इंद्रदेव बादलों के रथ पर बैठकर कोई जादूगरी दिखा रहे हैं, कोई माया जाल फैला रहे हों, है ना। क्यों? क्योंकि कभी कुछ लग रहा है, कभी ऐसा लग रहा है, अभी ऐसा था और अब ऐसा हो गया। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इंद्रदेव पर बैठकर, अपने बादलों के यान पर, रथ पर बैठकर कोई जादूगरी दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने ये कविता कर ली है, इसका भावार्थ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, बाय।